कृषि भूगोल में हमें देखना है एक तो वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत और भारत में हरित क्रांति और कृषि वानिकी की भारत में मेहता। तो वान थ्यूनेन जर्मन विद्वान थे। ये कृषि भूमि उपयोग का अवस्थिति सिद्धांत दिया 1826 में। इन्होंने तुलनात्मक लाभ के आधार पर यह सिद्धांत दिया था। ये मैक्लेन वर्ग में सिद्धांत पर कार्य किया। बोस्टन कस्बे के निकट टेलो कृषि फार्म के आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत दिया। पुस्तक लिखी आइसोलेटेड स्टेट, एकाकी प्रदेश। इस सिद्धांत के लिए इन्होंने पूर्व मान्यताएं बताई कि एकाकी राज्य हो या प्रदेश समान धरातल हो। इसमें उन्होंने जलवायु का उल्लेख नहीं किया। एकमात्र बाजार का केंद्र हो, नगर के चारों तरफ ग्रामीण प्रदेश हो, समान परिवहन लागत। उस समय की घोड़ा गाड़ी के आधार पर परिवहन लागत समान हो, मतलब परिवहन वे दूरी व भार के अनुपात में बढ़ता हो। भूमि का किराया हो और चारों तरफ की ग्रामीण कृषि से संबंधित हो। सिद्धांत में उन्होंने आर्थिक लगान के आधार पर, आर्थिक लाभ के आधार पर आंशिक संतुलन के दो उपागम बताए। नगर से बढ़ती दूरी के साथ भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है और नगर से बढ़ती दूरी के साथ साथ कृषि गहनता में भी कमी आती है। उक्त दोनों उपागमों के आधार पर कृषि की 6 पेटियां बताई जो नगर से बाहर की ओर क्रमिक रूप से हैं। पहली पेटी साग सब्जी दूध व्यापारिक उद्यान कृषि या विपणन कृषि से संबंधित। पहली पेटी साग सब्जी दूध जो जल्दी खराब होने वाली है, वे प्रथम पेटी में। दूसरी पेटी में उस समय के आधार पर ईंधन की लकड़ी, दूसरी पेटी में। तीसरी पेटी में अन्न उत्पादन या सघन कृषि, ये 6 वर्षीय फसल चक्र से, यहाँ पर 6 वर्षीय फसल चक्र था और यहाँ पर कोई भी भूमि पड़ती नहीं छोड़ी जाती थी। चौथी भूमि में पड़ती व चारण भूमि उपलब्ध थी। फसल व पशुपालन साथ में होता था। अनाज में राई, जौ, जई आदि फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर 7 वर्षीय फसल हेरफेर उपलब्ध था। तीसरी में तो 6 वर्षीय, चौथी में 7 वर्षीय। अब आती है अपनी 5वीं कृषि पेटी। इसको 3 खेत प्रणाली या त्रिविधिक विधि भी कहते हैं। यहाँ पर संपूर्ण भूमि के 1/3 भाग में फसल उत्पादन, 1/3 भाग में पशुपालन और 1/3 भाग को परत छोड़ा जाता था। ये 3 खेत प्रणाली थी 5वीं में। और छठी थी विस्तृत पशुपालन कृषि। यहाँ पर मांस, चमड़ा, दुग्ध उत्पाद हेतु विस्तृत पशुपालन कृषि की जाती थी। पहली हो गई साग सब्जी जो जल्दी खराब होने वाली व्यापारिक उद्यान विपणन, और दूसरी ईंधन की लकड़ी, तीसरी अन्न उत्पादन सघन कृषि 6 वर्षीय फसल चक्र यानी प्रति यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी। चौथी में प्रति व चारण भूमि होगी, 7 वर्षीय फसल चक्र होगा। 5वीं में 3 खेत प्रणाली या त्रिविधिक प्रणाली, 1/3 भाग पर फसल उत्पादन, 1/3 पर पशुपालन और 1/3 पर प्रति भूमि छोड़ी जाएगी। और छठी में विस्तृत पशुपालन कृषि यानी मांस, चमड़ा, दुग्ध उत्पाद हेतु। 7वीं पेटी को बंजर पेटी बताया गया क्योंकि इतना दूर अगर हम उत्पादन करेंगे तो उस समय लाभ नहीं प्राप्त होगा। सिद्धांत में संशोधन किया। यदि नगर क्षेत्र में दूसरा नगर विकसित हो जाए तो उसके चारों ओर भी कृषि पेटियों का विकास होगा। यदि कृषि क्षेत्र में नदी बहती है तो लंबाकार आकार में कृषि पेटियों का विकास होगा। अन्य तथ्यों में हम देखें तो जैसे ओजोनासन, इस सिद्धांत को उन्होंने संशोधित रूप में प्रस्तुत किया और यूरोप पर लागू किया और इसी के साथ उन्होंने उत्तर अमेरिका में भी लागू किया। मोहम्मद शफी ने कोली तहसील अलीगढ़ में लागू किया। भारत में सर्वप्रथम कृषि पेटी पर कार्य किया मोहम्मद शफी ने। एक थे जुंजार सिंह व ध्यान कौर, ये पंजाब में इस सिद्धांत को लागू किया। ये सिद्धांत भारत में उत्तरी मैदान क्षेत्र में लागू हो सकता है। फसल संयोजन हेतु अधिकतम सकारात्मक या धनात्मक विचलन विधि एसएम रफीउल्लाह द्वारा दी गई। अगला था अपने भारत में कृषि वानिकी का महत्व, सकारात्मक या धनात्मक विचलन विधि एसएम रफीउल्लाह द्वारा दी गई। अगला था अपने भारत में कृषि वानिकी
का महत्व एवं क्षेत्र पूछा गया। कृषि वानिकी कहाँ से आया, तो सामाजिक वानिकी एक शब्दावली थी जो सर्वप्रथम इस शब्दावली का प्रयोग 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया। ये सहयोग हमें कनाडा व स्वीडन की तकनीकी सहयोग और विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से यह कार्यक्रम शुरुआत की गई। उद्देश्य था ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलावन लकड़ी व इमारती लकड़ी व वन उत्पाद को बढ़ावा देना। सामाजिक वानिकी को 3 भागों में हम बांट के देख सकते हैं, ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी और फार्म वानिकी। ग्रामीण वानिकी को हम जब 2 भागों में बांटते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कृषि वानिकी, कृषि वानिकी और सामुदायिक वानिकी। तो कृषि वानिकी हमारे सिलेबस में, कृषि वानिकी भारत पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसने 10 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति की घोषणा की। कृषि के साथ साथ वृक्ष लगाना, मतलब कृषि जो पर किसान खेती करते हैं वहाँ पर खाली जगह में वृक्ष लगाना, यही कृषि वानिकी था। कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर वृक्ष और फसलें एक साथ लगाना, ये कृषि वानिकी का मुख्य उद्देश्य था। अब देख लेते हैं कृषि संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में। विभिन्न क्रांतियां देख लेते हैं। हरित क्रांति, कृषि, श्वेत, दुग्ध, लाल, मांस, टमाटर से, गोल, आलू से, रजत, अंडा से, नीली, मत्स्य से, गुलाबी, झींगा उत्पादन से, पीली, सूर्यमुखी या तिलहन से, स्वर्ण या सुनहरी, फल उत्पादन से, इंद्रधनुषी, कृषि संबंधी समग्र क्रांतियों को सम्मिलित करते हुए, भूरी, उर्वरक से, कृष्ण क्रांति, खनिज तेल से, अमृत, ये नदी जोड़ों से संबंधित क्रांति है, सदाबहार या सेकंड हरित क्रांति, टिकाऊ कृषि उत्पादन या उत्पादन को 2 गुना करना था। कृषि के विशेष प्रकार देखते हैं, जैसे सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन, वीटी, अंगूर, पीसी या एक्वा, मछली, ओलेरी, सब्जी, होर्टी, फल, आर्बरी, वृक्ष व झाड़ी लगाना, ओलिव, जैतून, एपीकल्चर, मधुमक्खी, फ्लोरिकल्चर, फूल, मेरी सब ध्यान रखना, समुद्री जीव, सिल्वी, वन संरक्षण से, वर्मी, केचुआ, मोरी, मेरी तो समुद्री जीव, मोरी, रेशम कीट, और हाइड्रोपोनिक्स, ये हाइड्रोकल्चर, जल में पौधे उगाने से संबंधित है। अब देखते हैं हम भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति से संबंधित हम पहले विश्व स्तर से आएंगे, फिर बाद में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई ये हम देखेंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। पहली बार हरित क्रांति शब्द तो दिया था डॉक्टर विलियम गेट ने, लेकिन हरित क्रांति का जनक हम मानते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को मानते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में खरीफ की फसल मुख्यतः चावल से मानी जाती है। भारत में हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना में के कार्यों का परिणाम थी। खरीफ की फसल चावल से शुरुआत थी 1966-67 में, और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 थी, इसी का परिणाम थी हरित क्रांति। हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, तो उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग, ये प्रमुख कारक था। उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग यानी संकर हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करना था। सिंचाई सुविधाओं का विकास करना था। उर्वरकों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाना था। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके फसल नुकसान को बचाना था। किसानों को साख यानी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना था। नई तकनीकी आधारित कृषि डेवलप करना था। हरित क्रांति का परिणाम यह निकला कि खाद्यान्न उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जिसमें 2 प्रमुख फसलें विशेष रही, जैसे गेहूं में हाइब्रिड बीज हमने मेक्सिको से लिए थे और चावल हाइब्रिड बीज फिलीपींस से लाए थे। हरित क्रांति के प्रभाव क्या रहे थे, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। सकारात्मक, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया, किसानों की आय में वृद्धि हुई, मुख्यतः चावल व गेहूं उत्पादक वाले किसानों की आय में वृद्धि हुई। नकारात्मक क्या रहा, तो क्षेत्रीय प्रादेशिक असंतुलन हो गया, जैसे पंजाब के किसान अमीर हो गए, बाकी किसान गरीब रह गए।
गेहूं उत्पादन क्षेत्र विस्तार से अन्य फसलों के उत्पादन में कमी आई, जैसे दलहन, चना, इससे दालें महंगी हो गई। अधिक सिंचाई से यानी सेम वाटरलॉगिंग या जलाक्रांता की समस्या आई थी। इसके बाद देखते हैं हरित क्रांति का शुरुआत। हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन द्वारा माना जाता है। 1950 में मेक्सिको में गेहूं की अधिक उपज वाली किस्म तैयार की गई। 1960 में मनीला फिलीपींस में चावल के वर्ण संकर बीज तैयार किए गए, जिनमें 2 बीजों के संकरण किया गया, इंडोनेशिया और ताइवान के बीजों से। 1959 में फोर्ड फाउंडेशन के सुझाव के परिणाम स्वरूप 1960-61 में भारत के 7 जिलों में IADP इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम सघन कृषि जिला कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इसको सफल होता देख 1965 में IAAP देश के 114 जिलों में मतलब सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत किया गया और इसको सफल होता देख फिर बाद में पूरे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई 1966-67 में। 2 चरणों में शुरुआत हुई। फर्स्ट चरण 1966-67 में और सेकंड चरण था 1983-84 में। सेकंड चरण में हमने इसका विस्तार किया, पूर्वी भारत, पठारी व तटवर्ती क्षेत्रों तक इसका विस्तार का प्रयास किया। सेकंड चरण में हमें चावल व मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाना था, दलहन व तिलहन का उत्पादन बढ़ाना था, शुष्क कृषि को बढ़ावा देना था, सिंचाई व जल प्रबंध के में सुधार किया गया, जैव उर्वरक को बढ़ावा दिया गया और प्रादेशिक समानता का प्रयास किया गया। द्वितीय सदाबहार हरित क्रांति ये 2006 से प्रारंभ हुई। नई राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2004 को भारत सरकार द्वारा लाई गई। इसके मुख्य उद्देश्य थे देश की जनसंख्या को भोजन व पोषण की उपलब्धता, औद्योगिक आधार के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना और निर्यात के लिए अधिशेष कायम करना। ये नई राष्ट्रीय कृषि नीति के उद्देश्य थे। अब हम देखते हैं भारत में स्थानांतरित कृषि के क्षेत्रीय नाम। यह हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हम यहीं याद कर लेंगे। जैसे जूमिंग तो उत्तर पूर्वी भारत में, बेवर ये MP और छत्तीसगढ़ में बेवर। उसके बाद पोदू कहते हैं हम आंध्र प्रदेश में, पोनम केरल में, दीपा और पेंडा ये दक्षिण भारत में गोंडों द्वारा इस शब्द का यूज लिया जाता है। कुमारी कहते हैं हम पश्चिमी घाट में, खील हिमालय क्षेत्र में और वालरा राजस्थान में 2 तरह की होती है, दजिया और चिमाता पहाड़ी भागों के ऊपरी हिस्सों में और दजिया मैदानी भागों में होती है।